बोले भाई साहब थोड़ा संभल के रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी सूचना सुनी, वापिस आया, पत्नी ने पूछा कौन था, मैंने कहा शराबी आदमी वैसे ही हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई, सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। अपने चाचा से हरियाणा में कह दिया, मगा चाचा तने बेरा है, यो जो प्यार होया करता है ना, यो एक तरह का वायरस होया करता है। तो मेरा चाचा भी बोला, बोले बेटा यो किवाड़ पाछे जो लठ धरा है ना, यो एंटीवायरस होया करता है। लेकिन जिस कवि को मैं बुलाने जा रहा हूं वो अद्भुत कवि है, दीपक गुप्ता। लगातार आज तक पर तमाम सारे टीवी चैनलों पर उनकी कविताएं सुनते हैं। जोरदार तालियों से भाई दीपक गुप्ता का। नारी शक्ति की बात है, आजकल आप भी बहुत जगह पहुंच गई हैं, अभी गोल्ड मेडल भी आया, सब चीजें आई, ये आता रहेगा। आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई, सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। इतने आगे मत पहुंच जाना। हमारे बुजुर्ग जो थे बड़े दूरदर्शी विचारधारा के थे, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, सीन में आता था, वो बताते थे, बोले नारी को ज्यादा शिक्षित मत करो, क्योंकि बुजुर्गों को पता था कि नारी ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में इसका विपरीत असर हो सकता है। कितने दूरदर्शी थे, समझना व्यंग पहुंचे तो, और आज का परिवेश पहुंचे तो, कि नारी शक्ति को ज्यादा शिक्षित मत करो वरना कलयुग में इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। पिछले दिनों मैंने इसका एक परिणाम देखा नहीं, एक घटना घटी। मेरे एक दोस्त की शादी हुई तो मैं भी वहां गया, वहां से दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही दुल्हन को विदा करके लाने लगे तो दुल्हन रोने लगी तो मेरा दोस्त भावुक हृदय दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। ये परिवर्तन आ गया साहब। और ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि हमें करना क्या था और हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता जोड़ना था और चीजों को इस्तेमाल करना था, लेकिन हम लोग चीजों से रिश्ता जोड़ने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी सोच में परिवर्तन आया। पवन आगरी भाई हमारा खाने की कविता सुना रहा था। मेरा खाने से कोई मतलब नहीं है, मैं पीने की सुनाऊंगा। देखो हमसे पूछते हैं, तेज भाई से मुझसे पूछते हैं, क्योंकि हम ही लगते हैं ऐसे ही। आज नहीं पूछा, ये इशारा ही कर रहा हूं चेलों को। इससे समझ लो बबलू के इंतजाम अभी होना है। हाँ, ये इशारों में ही तो काम होता है, और क्या होता है। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, मैं यहीं पे हंस बोल रहा हूँ साहब, घर जाके मेरी भी स्थिति वही है जो शादीशुदा की होती है, गुप्ता ही जानते हैं। सच बता रहा हूं। मैं पत्नी के साथ सो रहा था तो बाहर से अचानक बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया। दोनों की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा, बोले देखो जरा कौन है, क्या है? तो मैं ना चाहते हुए पत्नी के आदेश की अवहेलना तो कर नहीं सकता था। मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा मोहल्ले के लोग खड़े हैं कॉलोनी के। मैंने कहा भाई कैसे शोर शराबा कर रहे हो यार, रात के 2 बज रहे हैं। बोले भाई साहब थोड़ा संभल के रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी सूचना सुनी, वापिस आया, पत्नी ने पूछा कौन था? मैंने कहा शराबी आदमी वैसे ही हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। और देखो, अगर आपको ज्यादा स्वस्थ रहना है कोरोना में, तो इस न्यूज चैनल मीडिया प्रजाति से बच के रहना, क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। अच्छा, पट्टे इतने गजब के हैं तेज भाई, मनोज भाई, साले 144 धारा लगी है, ये भी 20 पत्रकार इकट्ठे खड़े होके बता रहे। इतने गजब के आइटम साहब। बहुत बारीक बात करता हूं, पहुंचे तो जरूर आपका समर्थन आना चाहिए। कि मैं कहता हूं कि हर चैनल का दावा है ये। मैं गला खोल रहा हूं आदरणीय, क्या करूं, 1.25 साल की भड़ास है। जरूरी नहीं नेताओं में ही भड़ास होती है।
वो एक आज तो बारिश बहुत अच्छी हुई, यहाँ पर हम आए तो ये अच्छा है कि कार्यक्रम हॉल के अंदर है, वरना ये बाहर होता तो कई बार दिक्कत होती है। मेरे यहाँ हरियाणा फरीदाबाद में एक नेता की सभा थी तो अचानक पानी बरस गया, माइक में करंट आ रहा था, किसी को पता नहीं था करंट आ रहा है। नेताजी को खड़ा कर दिया, बोले नेताजी जरा 2 शब्द। अब नेताजी अपने भाव भंगिमा में, मित्रों भाइयों बहनों, इतने में हाथ माइक पर लग गया, तुम्हारी ऐसी तो कई बार होता है। लेकिन क्या है, मैं आपको बताऊं कि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। पीने की बात कर रहा था, वो बात वहीं रह गई। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कवि लोग पीते हैं, आप भी पीते हैं क्या? ईमानदारी, मैं ईमानदार कवि हूं साहब, सच बता रहा हूं, पूरी ईमानदारी की बात करूंगा। हमसे भी कुछ लोग पूछते हैं, हमसे मतलब इस वाली पार्टी से नहीं, तेज और मेरे से ही पूछते हैं। हाँ भाई, और डेमो करना तो बता। तेज से और मुझसे पूछते हैं भाई आप कवि हैं, आप पीते हैं क्या? मैंने कहा यार सच बात है, हम पीते हैं, ये स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। मैंने कहा सच बात है हम पीते हैं, लेकिन यार हम जो पीते हैं वो औरों के बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। आप तो कवियों में रहते हैं, इसलिए मैंने वो बात कही थी कि आप आदमी हैं। आप जिनके लिए जो हैं वो उनका अपना निष्ठा भाव है। और मैं तो आपको चाचा जी भी नहीं कह रहा, उसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में मैंने पिछले दिनों अपने चाचा से कह दिया, अपने चाचा से हरियाणा में कह दिया, मगर चाचा तने बेरा है, यो जो प्यार होया करता है ना, यो एक तरह का वायरस होया करता है। तो मेरा चाचा भी बोले बेटा यो किवाड़ पाछे जो लठ धरा है ना, यो एंटीवायरस होया करता है। लेकिन आइए, मैं भी अपनी पारी को विराम देता हुआ छोटी सी पारी खेलता हूं। लेकिन मेरा मन होता है, अच्छे लोगों में कविता पढ़ने का मन होता है कि हर चैनल का, वरना क्या हंसी किसे बुरी लगती है। मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना। और देखिए कई बार होता क्या है, अपनों से शिकायत होती है, लेकिन नाराज ना हो जाए तो हम कह नहीं पाते, ये कह लेना चाहिए। मैं आपको देता हूं, इशारों में बात करता हूं कि अपने होठों को ऐसे मत सिला करो। देखिए मैं हंसाने का कार्यक्रम, तेज भाई बैठे हैं, हम सब ये करते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक। तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक। अगर महफिल अदब की हो तो मैं गजलें सुनाता हूं। आपको समर्पित करता हूं ये मतला। स्वागत है। और 2 शेर। अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, मेरे हो तो बेशक मुझसे गिला करो। अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, मेरे हो तो बेशक मुझसे गिला करो। जब भी मिलते हो मतलब से मिलते हो, कभी कभी तो बेमतलब भी मिला करो। जब भी मिलते हो, हैं? बढ़िया ही कहता हूं पवन भाई, मैं पीने वाला आदमी या तो कहेगा नहीं, और जब कहेगा बढ़िया ही कहेगा। देखो
भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं। भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं। शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं, हमें लोग बस्ती में। लेकिन आइए मैं एक आधी छोटी सी कविता पढ़ता हूं और मैं समाप्ति की ओर। क्या होता है, मैंने कहा ना कि अच्छे लोग होते हैं, वो मीडिया प्रकरण रह गया और उसके बाद मैं विराम देता हूं। 2-3 मिनट और दे दीजिए। वास्तव में 1.25 साल बाद आज ऑडियंस से रूबरू हुआ हूं। सच्ची बात है, ये मेरे लिए मतलब आप समझ नहीं सकते कि 1.25 साल बाद ये मेरे लिए आप संजीवनी का काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, लेकिन अच्छे श्रोता जब मिलते हैं तो भीतर का जो आत्मविश्वास है स्वतः लौटता है। मैं धन्यवाद मनोज का भी करता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया है बहुत समय बाद। कि सुनिएगा कि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लबरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी, कवरेज। और देखिए क्या आलम हो गया साहब के एक आदमी जो छींक आने से मर गया। एक आदमी, देखिए व्यंग पहुंचाए, नई कविता है आपके लिए कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा कि ये बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा ये बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से। और अंतिम कविता दे रहा हूं साहब, केवल 1 मिनट की, इसी परिपाटी की। आपने देखा अप्रैल मई में क्या हाल था, अस्पतालों का क्या हाल था, क्या स्थितियां थी। सभी ने कहीं ना कहीं अपने परिवार में कोई ना कोई क्षति हुई होगी। मैं उस पूरे प्रकरण को देख के अस्पतालों का जो एक वातावरण है उसको समर्पित करके व्यंग कविता आप तक देता हूं। अगर आपको लगे कि ये वास्तविकता थी तो मुझे विदा कीजिएगा अपने उसी उत्साह समर्थन तालियों के साथ। कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी कह रही थी अपने डिफेंस में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी कह रही थी अपने डिफेंस में, ऐसा नहीं कि हम कोरोना में किसी के काम नहीं आए, ऐसा नहीं कि हम कोरोना में किसी के काम नहीं आए। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया ताकि उनकी मौत का हमारे अस्पताल पर इल्जाम ना आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी कह रही थी अपने डिफेंस में, ऐसा नहीं कि कोरोना में हम किसी के काम नहीं आए, जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया ताकि उनकी मौत का हमारे अस्पताल पर इल्जाम ना आए। अब डिस्चार्ज होने के बाद वो मरे या जिए, हमने ये आंकड़े इकट्ठे ही नहीं किए। अब डिस्चार्ज होने के बाद वो मरे या जिए, हमने ये आंकड़े इकट्ठे ही नहीं किए। हमारे पास तो केवल उनका ब्यौरा धरा है जिन्होंने अस्पताल का पूरा बिल भरा है। हमारे पास तो केवल उनका ब्यौरा धरा है जिन्होंने अस्पताल का पूरा बिल भरा है। और ये बातें भी मैंने तब सुनी जब मैं अपना बिल भर रहा था और मेरी आंखों के आगे एक अस्पताल खुद मर रहा था, एक अस्पताल खुद मर रहा था, एक अस्पताल। तो सिर्फ इतना ही कि जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो।